माँ और पिताजी का तलाक हुए 15 साल हो गए थे। उसके बाद से मैंने अपने पिता को नहीं देखा था। राधिका के मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था। आखिर उसके भाई का वह पत्र उसके घर क्यों आया था? इतने सालों बाद ऐसा क्या हो गया था जो उसके भाई ने राधिका और उसकी माँ को गांव बुलाया था? भैया ने पत्र में लिखा था कि कुछ है गांव में, जिसके लिए मुझे यहाँ आना बहुत जरूरी था। आखिर क्या बात है? भैया ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? जैसे ही राधिका अपनी माँ के साथ गांव पहुंची, तो वहां की सच्चाई जानकर उसके होश उड़ गए। बस अपनी रफ्तार से चल रही थी। सड़कों पर कहीं कहीं जब रुकती, तब राधिका अचानक अपने ख्यालों से बाहर आ जाती। लेकिन जैसे ही बस फिर से रफ्तार पकड़ लेती, राधिका फिर कहीं खो जाती। उसके मन में कई सारे सवाल आ रहे थे। सवालों के काले घने बादल उसके दिल और दिमाग में छाए जा रहे थे। आखिर वह 16 साल बाद अपने उस गांव जा रही थी जहां उसका जन्म हुआ था। 3 साल की थी राधिका जब अपनी माँ के साथ अपने गांव से नाना नानी के घर भोपाल आ गई थी, और उसके बाद से कभी भी वापस नहीं गई थी। माँ और पिताजी का तलाक हुए भी 15 साल हो गए थे। उसके बाद से उसने अपने पिता को नहीं देखा था। राधिका के मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था। आखिर उसके भाई का वह पत्र उसके घर क्यों आया था? ऐसा क्या हो गया था जो उसके भाई ने राधिका और उसकी माँ को गांव बुलाया था? मन में आ रहे इन्हीं सारे सवालों के बीच राधिका ने बगल में बैठी अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी माँ मंजू सो रही थी, इसलिए राधिका ने उन्हें जगाया नहीं, और उसने भी खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। राधिका की माँ मंजू और उसके पिता रमेश की मुलाकात करीब 28 साल पहले कॉलेज में हुई थी। रमेश बालाघाट के सूरजपुर गांव से था और ग्रेजुएशन के लिए भोपाल आया था, जहां कॉलेज के दौरान मंजू से उसकी दोस्ती हुई। मंजू भोपाल की थी, वहीं पली बढ़ी थी। रमेश के साथ दोस्ती उसे पसंद आई। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाईं। कॉलेज जब तक था, दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताया। जब कॉलेज खत्म हुआ, तब रमेश अपने गांव वापस जाने की तैयारी में लग गया। उसे कोई सरकारी नौकरी करने का शौक नहीं था, ना ही वह किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करना चाहता था। वह तो गांव में अपने माता पिता के साथ रहकर खेती करना चाहता था। रमेश अपने माता पिता के कहने पर बाहर पढ़ने जरूर गया था, लेकिन वह कभी भी अपना गांव छोड़ना नहीं चाहता था। कॉलेज खत्म होने के बाद उसने मंजू के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। मंजू अपने माता पिता की दूसरी संतान थी। उससे बड़ा उसका एक भाई भी था। मंजू ने रमेश को अपने माता पिता से मिलवाया। मंजू के पिता हरिप्रसाद शर्मा भोपाल के बड़े व्यापारियों में गिने जाते थे। उनकी पसंद भी थोड़ी अलग थी। रमेश से मिलने के बाद उन्होंने मंजू से एक ही बात कही, मर जाऊंगा, लेकिन तेरी शादी इस लड़के से नहीं करवाऊंगा। अपने पिता की यह बात सुनकर मंजू ने दोबारा उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की। वह सीधे अपनी माँ के पास गई, लेकिन माँ ने भी मना कर दिया। जो तेरे पिता कहेंगे वही होगा। माँ की बात सुनकर मंजू को धक्का सा लगा, लेकिन उसने पहले ही रमेश के साथ पूरी जिंदगी बिताने का सपना देख लिया था। उसने रमेश से कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी। मंजू की बात सुनकर रमेश ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मंजू नहीं मानी। ऐसा नहीं था कि रमेश मंजू से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन वह यह नहीं चाहता था कि उसके कारण मंजू अपने परिवार से दूर हो जाए। इसलिए वह कोई भी कदम उठाने से डर रहा था। वह मंजू से कहता रहा कि वह अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ कुछ ना करें, लेकिन मंजू अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार रमेश को उसके आगे झुकना पड़ गया। मंजू ने अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ रमेश से शादी कर ली। रमेश भी उसे लेकर अपने गांव चला गया। रमेश के माता पिता बहुत सरल स्वभाव के थे। उन्होंने बड़े प्यार से मंजू का स्वागत किया और पूरे गांव को दावत दी। मंजू और रमेश एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। मंजू हमेशा से शहर में रही थी। गांव का यह उसका पहला अनुभव था। वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि गांव के माहौल में खुद को ढाल सके। रमेश भी इस बात को समझता था, और इसलिए मंजू की छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देता था। शादी के दूसरे साल दोनों को एक बेटा हुआ। बच्चे का नाम उसके दादा दादी ने अर्णव रखा। अर्णव जब 2 साल का था, तब रमेश और मंजू की एक बेटी भी हुई। उसका नामकरण भी दादा दादी ने किया और उसे राधिका नाम दिया। अर्णव और राधिका के बारे में जब हरिप्रसाद को पता चला, तब उनके मन में अपने नाती नातिन को देखने की इच्छा जागी।
लेकिन अपने घमंड के नशे में चूर हरिप्रसाद सूरजपुर जैसे छोटे गांव में कैसे जा सकते थे? उन्होंने मंजू को पत्र लिखा। सालों बाद पिता का पत्र पाकर मंजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मंजू ने भी अपने पिता को पत्र लिखा। अर्णव और राधिका की तस्वीरें भी भेजीं। तस्वीरें देखने के बाद हरिप्रसाद के मन में बच्चों को देखने की इच्छा बढ़ गई। मंजू के भाई की शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन कोई बच्चा नहीं हो सका था। ऐसे में हरिप्रसाद अर्णव और राधिका को भोपाल लाने के बारे में सोचने लगे थे, और वह हुआ जिसका डर था। उन्होंने धीरे धीरे मंजू को कई पत्र लिखे और हर पत्र में उन्होंने मंजू को एहसास कराया कि वह शहर में कैसे परियों की तरह रहती थी और गांव में उसकी जिंदगी किस तरह बदल गई है। हरिप्रसाद ने मंजू के मन में रमेश और उसके परिवार के खिलाफ जहर घोलने की कोशिश की। एक पत्र में उन्होंने लिखा, प्यारी बेटी मंजू, मुझे पता है कि तुम रमेश से बहुत प्यार करती हो, लेकिन वह लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हारी जिंदगी देखो क्या से क्या हो गई है। मुझे दुख होता है कि मेरी जिस बेटी ने अपने मायके में किचन में कभी कदम भी नहीं रखा था, वह आज इतने बड़े परिवार के लिए रोज खाना पकाती है। मैं जानता हूं, ऐसी जिंदगी की कल्पना तुमने कभी नहीं की थी, लेकिन तुमने अपनी जिद के आगे कभी कुछ नहीं सुना। बेटी, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं। तुम ही सोचो कि बदलते जमाने में तुम अर्णव और राधिका को गांव में अच्छी शिक्षा कैसे दे सकती हो। यहां आ जाओ बेटी, अपने नहीं तो अर्णव और राधिका के भविष्य के बारे में सोचकर ही आ जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि अकेले आओ, रमेश से भी कहो कि वह यहां आकर मेरी कंपनी में नौकरी करने लगे। बेटी, तुम हमेशा से ही पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन तुमने अपने भविष्य को ताक पर रखते हुए गांव में शादी कर ली। ये तुम्हारा सपना नहीं था। मुझे याद है कि तुम कितनी महत्वाकांक्षी लड़की हुआ करती थी, लेकिन अब तुम्हें गांव में इस तरह देखकर मुझे बहुत दुख होता है। बेटी, यहां आ जाओ, मेरी कंपनी को संभालो, भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा। रमेश को भी मनाओ। पिता की इन बातों का मंजू पर कुछ ऐसा असर हुआ कि वह बदल सी गई। वह हर वक्त यह सोचने लगी कि कहीं उसने रमेश से शादी करके गलती तो नहीं कर दी। क्या उसने अपनी जिंदगी का अहम फैसला लेने में जल्दबाजी कर दी थी? उसके बच्चे गांव में पढ़ते हुए कैसे इस जमाने की बराबरी करेंगे? ऐसे तमाम सवाल मंजू के मन में आने लगे थे। मन में चल रही इस उधेड़बुन के कारण मंजू चिड़चिड़ी हो गई थी। वह रमेश से भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। वह जानती थी कि रमेश कभी भी उसके साथ भोपाल जाने पर राजी नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसने रमेश से एक बार इस बारे में बात की। मंजू ने रमेश के सामने भोपाल शिफ्ट होने का प्रस्ताव रखा। उसने बच्चों की पढ़ाई से लेकर तमाम तरह की दलीलें भी दीं, लेकिन रमेश ने साफ मना कर दिया। रमेश के मना करने पर मंजू और भी ज्यादा परेशान हो गई। रमेश ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की और यह विश्वास दिलाने की भी कोशिश की कि वह अपने बच्चों के भविष्य के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करेगा। लेकिन मंजू के दिमाग में पिता की बातें पूरी तरह से घर कर गई थीं। रमेश भी जानता था कि मंजू बहुत जिद्दी है। वह जानता था कि मंजू किसी के सामने नहीं झुक सकती, इसलिए उसने मंजू को समझाना छोड़ दिया। मंजू का बर्ताव दिन ब दिन अपने सास ससुर के लिए सख्त होता जा रहा था, और फिर वह दिन भी आ गया जब मंजू ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। मंजू ने अपना सामान पैक किया और दोनों बच्चों को लेकर भोपाल चली गई। रमेश को लगा कि कुछ दिनों में जब गुस्सा शांत हो जाएगा, तब मंजू वापस आ जाएगी। रमेश जानता था कि मंजू उससे बहुत प्यार करती है और वह दिल की बहुत साफ है, इसलिए वह जरूर वापस आएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 महीने बीत गए, मंजू वापस नहीं आई। रमेश भोपाल गया और मंजू से वापस आने की बात की। उसने मंजू को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। मंजू जिद करती रही कि रमेश भी भोपाल में ही शिफ्ट हो जाए और उसके पिता की कंपनी में काम करने लगे। रमेश ने अपने माता पिता और गांव को नहीं छोड़ सकता था। वह जानता था कि उसके गांव वालों को उससे बहुत उम्मीदें थीं। गांव वाले उसे देवता की तरह पूजते थे। वह खुद भी यह जानता था कि गांव के प्रति उसकी बहुत जिम्मेदारियां हैं, इसलिए वह किसी भी कीमत पर गांव नहीं छोड़ सकता था। आखिरकार रमेश खाली हाथ ही वापस आ गया। मंजू भी फैसला कर चुकी थी कि अब वह नहीं आएगी। उसने तलाक लेने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों के बाद रमेश के घर पर तलाक के कागज पहुंच गए। उसके पैरों तले तो मानो जमीन ही खिसक गई, लेकिन वह कर ही क्या सकता था। वह समझ चुका था कि अब मंजू कभी भी वापस नहीं आएगी, लेकिन दोनों बच्चे अभी तक मंजू के पास ही थे। इसलिए उसने बच्चों के लिए केस लड़ने का फैसला किया। 2 साल तक केस चला और कोर्ट ने तलाक को मंजूरी दे दी। राधिका छोटी थी,
इसलिए उसकी कस्टडी मंजू को मिली और अर्नव की कस्टडी रमेश को मिली। अर्नव अपने पिता के साथ सूरजपुर में पला बढ़ा। रमेश ने अर्नव की पढ़ाई से लेकर उसके रहन सहन, लाड दुलार, किसी भी चीज की उसे कभी कोई कमी नहीं महसूस होने दी। रमेश ने अपने बेटे को माँ का प्यार देने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह हर वक्त अपनी बेटी को भी याद करता था। अर्नव ने राधिका के लिए अपने पिता की तड़प देखी थी। उसने देखा था कि किस तरह उसके पिता रात में अपनी बेटी और पत्नी की तस्वीर देखकर अकेले में रोते थे। अर्नव की परवरिश पूरी तरह से गांव के माहौल में हुई। रमेश ने उसे वह सारे संस्कार दिए जो उसके पिता ने उसे दिए थे। सरल स्वभाव के दादा दादी और पिता की संगति में रहते हुए अर्नव भी बहुत ही सभ्य युवक बन गया। वहीं दूसरी तरफ मंजू के पास राधिका थी। मंजू ने भी राधिका की पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मंजू ने अपने भाई के साथ अपने पिता की कंपनी संभाली और राधिका की परवरिश की। राधिका बचपन से अपने नाना नानी और माँ के द्वारा यह सुनते आई थी कि किस तरह उसके पिता अपनी जिद पर अड़े रहे और गांव नहीं छोड़ा। राधिका को उसके नाना ने यह बताया कि रमेश ने अपने फायदे के लिए मंजू से शादी की और गांव में उससे नौकरानी की तरह काम करवाता रहा। अपने पिता के बारे में बचपन से नकारात्मक बातें सुनकर राधिका के मन में कभी भी पिता के लिए आदर और प्रेम भावना नहीं आई, बल्कि वह मन ही मन अपने पिता से नफरत करने लगी। उसे लगने लगा कि उसके पिता ने उसकी माँ को धोखा दिया था। देखते ही देखते राधिका 20 वर्ष की हो गई। उस दिन भी रोज की तरह ही वह अपने कॉलेज से घर आई थी। उसी वक्त दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। राधिका दरवाजे पर पहुंची। उसने देखा कि एक डाकिया अपने हाथ में एक लिफाफा लिए खड़ा है। राधिका ने उससे वह लिफाफा लिया। अपनी जिंदगी में पहली बार उसे अपने भाई की तरफ से कोई पत्र मिला था। मोबाइल के जमाने में पत्र आना राधिका को बहुत आश्चर्य की बात लग रही थी। उसने लिफाफा खोला। उसके अंदर राधिका के बचपन की कुछ तस्वीरें, रमेश, मंजू, राधिका, अर्नव, दादा दादी, सबकी एक ग्रुप फोटो और एक पत्र था। पत्र में अर्नव ने राधिका से विनती की थी कि वह एक बार गांव आ जाए। अर्नव ने कुछ इस तरह से अपनी बात लिखी थी कि राधिका भावुक हो गई। उसने मंजू से बात की और कहा कि गांव जाना चाहती है। बेटी की इस बात को मंजू काट नहीं सकी और सूरजपुर जाने के लिए मंजू ने भी हामी भर दी थी। चूंकि मंजू के अंदर अपने बेटे से बात करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने किसी तरह गांव के सरपंच का नंबर खोजा और उन्हें फोन मिलाकर अपने और राधिका के आने की जानकारी दी। बालाघाट के सफर पर 2 दिन के बाद राधिका और मंजू बालाघाट जाने वाली बस में बैठ गए। राधिका पूरे रास्ते अपने बचपन की तस्वीरें देखती रही और भाई के पत्र के बारे में विचार करती रही। मंजू की आंखों के सामने भी बार बार रमेश और अर्नव का चेहरा आ रहा था, लेकिन अब वह इतनी कठोर हो चुकी थी कि अपनी भावनाओं को आसानी से नजरअंदाज करना सीख चुकी थी। उसे 9 घंटे के सफर के बाद आखिरकार राधिका अपनी माँ के साथ अपने पिता के गांव पहुंची। दोनों ने सबसे पहले सरपंच अशोक वर्मा से मुलाकात की। अशोक जब छोटा था तब उसने मंजू को देखा था। मंजू को पहचानने में उसे देरी नहीं हुई। उसने रमेश के घर की चाबी मंजू को थमा दी। राधिका ने बहुत सारे सवालों के साथ अपने पिता के घर में प्रवेश किया। मंजू ने घर के सारे कमरों को देखना शुरू किया। उसने टेबल पर रखी तस्वीरों को देखा। उसने रमेश के कमरे में पलंग के ऊपर लगी उस तस्वीर को भी देखा, जिसमें वह रमेश के साथ तुलसी के लिबास में खड़ी थी। लेकिन मंजू अब इतनी सख्त हो चुकी थी कि उन पुरानी तस्वीरों को देखने के बाद भी उसकी आंखों में आंसू ना आ सके। वहीं राधिका को इस घर के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसकी आंखें अपने पिता और भाई की तलाश कर रही थीं। उसी वक्त वहां अशोक आ गया। उसके हाथ में कुछ कागजात थे। राधिका ने अशोक से अपने पिता के बारे में पूछा। राधिका ने कहा, मेरे पिता कहाँ हैं? अशोक ने बताया कि रमेश अब इस दुनिया में नहीं है। रमेश को ब्रेन ट्यूमर था, जिसके कारण 5 महीने पहले ही उसका निधन हो गया था। यूं तो राधिका के मन में अपने पिता के लिए जरा भी प्रेम नहीं था, लेकिन उनके गुजरने की खबर सुनकर उसे अजीब सा दुख हुआ, जिसे वह उस वक्त समझ नहीं पाई। वहीं मंजू भी रमेश के चले जाने की खबर सुनकर कहीं खो सी गई। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू आ गए, लेकिन किसी तरह उसने आंसुओं को गिरने से रोका और एक बार फिर भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया। अब राधिका की आंखें अपने भाई को तलाशने लगीं। उसने अशोक से पूछा, अर्नव भैया कहाँ हैं? कहीं दिख नहीं रहे। उन्होंने ही हमें पत्र लिखकर बुलाया था। अशोक अर्नव का अच्छा दोस्त था, इसलिए वह अर्नव द्वारा राधिका को पत्र लिखे जाने की बात जानता था।
और उसी पत्र के बारे में बात करने के लिए ही वह मंजू और राधिका से मिलने रमेश के घर आया था। अशोक ने बताया कि अर्णव आगे की पढ़ाई करने के लिए कनाडा चला गया है और रवाना होने से पहले ही अर्णव ने राधिका को यह पत्र पोस्ट किया था। यह सुनकर राधिका को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई प्यारा सा सपना टूट गया हो, क्योंकि अर्णव का पत्र पाने के बाद से ही उसके मन में कहीं ना कहीं अपने भाई से मिलने की इच्छा जाग गई थी। और सूरजपुर आते तक उसने कई बार यह सोचा था कि वह अपने भाई से मिलने के बाद सबसे पहले क्या कहेगी और क्या बात करेगी। कुछ देर शांत रहने के बाद राधिका ने अशोक से कहा, भैया ने पत्र में लिखा था, कुछ है गांव में जिसके लिए मुझे यहां आना जरूरी था। क्या है वह? आखिर क्या बात है? भैया ने हमें यहां क्यों बुलाया है? राधिका के मन में चल रहे ढेर सारे सवालों के बारे में अशोक पहले से ही जानता था। अशोक ने कहा, मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रही हैं। मैं इसी बारे में आपसे बात करने यहां आया हूं। ये कुछ कागजात हैं जो अर्णव ने आपको देने के लिए कहा था। इसे देख लीजिए, आपको आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। इतना कहकर अशोक ने वह कागजात राधिका को थमा दिए। तब तक मंजू भी राधिका के पास आकर खड़ी हो गई थी। अशोक ने राधिका को 2 लिफाफे दिए थे। एक लिफाफे में वह पत्र था जो अर्णव ने राधिका को लिखा था और दूसरे लिफाफे में रमेश का पत्र, भाई और पिता का पत्र। राधिका ने पहले अर्णव का पत्र पढ़ा। प्यारी राधिका, मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारे मन में ढेर सारे सवाल होंगे। तुम बहुत कुछ सोच रही होगी। तुम ये सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया। भाई के ऊपर तुम्हें बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा। कोई बात नहीं, नटखट चिड़िया, तुम्हें पूरा हक है मुझसे गुस्सा होने का। होना भी चाहिए। गुस्सा? तुम्हें गांव बुलाकर मैं खुद जो वहां से चला गया, लेकिन क्या करता, मजबूरी थी। खैर, ये सब छोड़ो। ये बताओ कि तुम्हारी नाक अभी भी छोटे चूहे जैसी है या फिर चूहियां जैसी? हाँ हाँ हाँ, बुरा मत मानना, मजाक था। खैर, फिलहाल तो मैंने तुम्हें बहुत जरूरी काम के लिए यहां बुलाया है। अब तुम बड़ी हो गई हो। मैं अब जो तुम्हें बताने जा रहा हूं उससे तुम आज तक अनजान थी। मैं जानता हूं कि तुम्हें पापा और मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है और तुम्हारे मन में पापा के लिए जरा भी प्यार नहीं है। लेकिन सच ये है कि पापा तुमसे बहुत प्यार करते थे। तुम उनकी आंखों का तारा थी। जब मम्मी और तुम यहां से चले गए थे, तब ऐसी कोई भी रात नहीं बीती जब पापा तुम्हारी फोटो देखकर रोए नहीं। राधिका, मुझसे कहीं ज्यादा प्यार पापा तुमसे करते थे। उन्होंने मुझे पिता और माँ दोनों का प्यार देने की कोशिश की, लेकिन उनके मन में हमेशा यह ख्याल रहता था कि तुम्हें वहां पिता का प्यार नहीं मिलता है। पापा ने मम्मी को कभी धोखा नहीं दिया। उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि दोनों को अलग होना पड़ा। मम्मी शहर में रहना चाहती थी और पापा गांव नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए हालातों ने दोनों को अलग कर दिया। पापा ने कई बार तुमसे इसलिए माफी मांगी है क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी मजबूरी के कारण तुम्हें पिता का प्यार नहीं मिल रहा है। वह बहुत भले इंसान थे, लेकिन वह ज्यादा नहीं जी सके। 1.5 साल पहले ही पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। बहुत इलाज कराया मैंने, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं सका। पापा आखिरी बार तुम्हें देखना चाहते थे, लेकिन जानते थे कि नाना और मम्मी ऐसा होने नहीं देंगे, इसलिए कभी हिम्मत नहीं की। लेकिन उन्होंने जाने से पहले अपनी वसीयत तैयार करा दी थी। पापा ने तुम्हें और मुझे अपनी संपत्ति का आधा आधा हिस्सा दिया है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हें पापा का प्यार कभी नहीं मिल सका। इसलिए अपने हिस्से की जायदाद भी तुम्हारे नाम कर रहा हूं, ताकि पापा की पूरी प्रॉपर्टी तुम्हें मिले और तुम यह एहसास कर सको कि वह और मैं तुमसे कितना प्यार करते हैं। एक और बात, पापा ने आखिरी वक्त में तुम्हारे लिए एक पत्र भी लिखा था। उनका पत्र और प्रॉपर्टी के पेपर्स सब अशोक के पास हैं। अगर मन करे तो मुझे फोन जरूर करना। नंबर अशोक से ले सकती हो। मम्मी को नमस्ते कहना। तुम्हारा भाई अर्णव। भाई का पत्र पढ़कर राधिका की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद उसने दूसरा लिफाफा खोला। उस लिफाफे में रमेश का पत्र और प्रॉपर्टी के पेपर्स थे। उसने पेपर्स एक तरफ रख दिए और आतुरता के साथ पत्र पढ़ने लगी। रमेश के पत्र में लिखा था, प्यारी बेटी राधिका, कैसी है बेटी? मुझे विश्वास है कि माँ के साथ है तो खुशी होगी। वह तेरा बहुत ख्याल रखती है, ये भी मैं जानता हूं। बेटा, तुझे देखने के लिए आंखें तरस रही हैं। पता नहीं दुनिया छोड़ने से पहले तुझे देख भी पाऊंगा या नहीं। तू ना बचपन में बहुत नटखट थी। हमेशा पापा चॉकलेट रहती थी।
मैं भी कभी पेपरमिंट तो कभी पार्ले तो कभी कैडबरी लेकर आता था। लेकिन तुझे लॉलीपॉप पसंद थी। उसमें पीछे जो सीटी लगी होती थी ना, तू हमेशा उसे बजाती थी और फिर जोर से हंसती थी। और मैं भी हंस देता था। दादा दादी को तो तेरे साथ खेले बिना नींद ही नहीं आती थी। तू भी दादी के पल्लू से चिपकी रहती थी। बेटा, तू सबकी लाडली थी और अभी भी है। बहुत सारी बातें करने का मन है तेरे से, कभी मौका ही नहीं मिला। इसलिए आज सोचा कि तुझे पत्र ही लिख दूं। जानता हूं कि यह पत्र तुझे उसी वक्त मिलेगा जब मैं दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन फिर भी तुझे ऊपर से देखता रहूंगा। तेरा जब जन्म हुआ था ना, तब तू बिल्कुल मेरे जैसी दिखती थी। मैं मंजू को चिढ़ाता था कि देख राधिका कितनी क्यूट है, क्योंकि वह मेरे जैसी दिखती है। और तेरी माँ भी बहुत चिढ़ी थी। तुझे याद नहीं होगा, लेकिन तुझे कीचड़ में लोटपोट करना बहुत पसंद था। जैसे ही बारिश होती, तू छोटे छोटे कदमों से बिना कोई आवाज किए आंगन में पहुंच जाती और गिरते पड़ते किसी तरह पानी में उछलने लगती। थोड़ी देर में कीचड़ बन जाता आंगन में। मैं और तू उसमें लोटपोट होने लगते। सही में बहुत नटखट थी। मंजू हमेशा बोलती थी कि यह लड़की इतनी शैतान है कि बड़ी होकर खिलाड़ी बनेगी। तब मैं कहता, नहीं, ये जो चाहे वह बने, उसकी मर्जी। सच बेटा, आज सुनने में आया है कि तू इंटीरियर डिजाइनर बनने वाली है, तो बड़ा गर्व होता है। तू मेरा और तेरी मम्मी का नाम रोशन कर रही है। मैंने सही में पिछले जन्म में कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, जो मेरी जिंदगी में तू, अर्नव और मंजू आए। मैं जानता हूं कि तेरी मम्मी मुझसे नाराज है, लेकिन यह भी जानता हूं कि वह मुझसे बहुत प्यार करती है। और हम जिससे प्यार करते हैं, उससे ही तो नाराज होते हैं। खैर, उसे नाराज होने का पूरा अधिकार है। राधिका, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। केवल एक बात मेरी मान ले, वह भी तेरी मर्जी है। अगर तू गांव आती है, तो एक बार माँ दुर्गा के मंदिर के सामने बैठे गरीब जनों को एक वक्त का खाना खिला देना। वह क्या है ना, कि मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर तू गांव आएगी, तो मैं गरीब जनों को भोजन करवाऊंगा। लेकिन अब मेरा बचना मुश्किल है। ये भी जानता हूं कि तू जब यह पत्र पढ़ेगी, तब तक मैं जिंदा नहीं रहूंगा। इसलिए मेरी केवल यह मन्नत पूरी कर देना। बेटा, मेरे पास खेती और घर है। तेरी मर्जी, तुझे खेती चाहिए या घर? जो तुझे लेना है ले लेना। अर्णव से मैंने बात कर ली है। उसे कोई परेशानी नहीं है। बहुत कुछ लिखने का मन कर रहा है राधिका, लेकिन अगर सब लिखने बैठ गया तो पूरी किताब लिखी जाएगी। और तू भी कितना ही पढ़ेगी। तुझसे बस यह कहना चाहता हूं कि तू मेरी शान है बेटी। दुख होता है कि तुझे पिता का प्यार नहीं दे सका। मजबूर था। गांव और माता पिता के प्रति मेरे बहुत फर्ज थे। इसलिए मैं इसे छोड़ नहीं सका और शहर में मंजू के साथ शिफ्ट नहीं हो सका। मुझे माफ कर देना बेटा। सच कह रहा हूं कि मैं बहुत मजबूर था। तेरी कुछ तस्वीरें हैं अलमारी में, बचपन की। देख लेना। अर्णव कहता है कि राधिका की नाक चूहिया जैसी है। मैं हमेशा उसे डांटता हूं कि बहन के बारे में ऐसा नहीं कहते। लेकिन भाई है वो तेरा, इसलिए तुझे छेड़ने का हक भी है उससे। खैर, वो भी तेरे से बहुत प्यार करता है। उससे मिल जरूर लेना एक बार। वो भी तेरे से मिलना चाहता है। मंजू से कहना कि अब गुस्सा थूक दे। मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अच्छा राधिका, अपना और मंजू का ख्याल रखना। तुम्हारा पापा। पिता का पत्र पढ़कर राधिका भी फूट फूट कर रोने लगी। मंजू भी साथ ही साथ पत्र पढ़ रही थी। इस बार वह भी अपनी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकी और उसकी भी आंखों से आंसू बहने लगे। मंजू ने राधिका को गले लगाया और वह भी रोने लगी। अब तक अशोक वहां से जा चुका था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।